आइए हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री, जिसमें पेपर होने वाला आप लोगों का है और समय बहुत कम हमारे पास भी है और आपके पास बहुत समय कम है। तो जो प्रश्न आपके सीरीज में अधिक बार पूछे गए होंगे उन पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। बाकी तो पढ़ना सब कुछ है, लेकिन जो प्रश्न आपके अधिक बार दिए पूछे गए होंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में आपकी सीरीज में, उसको आप अधिक अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो हम भी कुछ कोशिश करते हैं कुछ पॉइंट आपको बता देने की। अगर उसमें से आता है परीक्षा में तो आपके लिए बेहतर होगा, और नहीं आता है तो आपकी मेहनत खुद रंग लाएगी। जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आप पाएंगे भी। तो देखिए, हम लोग पहले पढ़ते हैं वैद्युत रसायन क्या होता है। पढ़ते हैं लेसन नंबर वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें पहले हम पढ़ेंगे कोलराउस का नियम, इंपॉर्टेंट होता है। कोलराउस का नियम आप लोग पढ़ चुके हैं। हम देखिए, जो पिछला वीडियो बना चुके हैं, जाकर आप देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बना चुके हैं हम कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम होता क्या है तो बताएंगे आप लोग कि किसी सीधे कर देंगे हम लोग अनंत तन्यता पर, ठीक है, अनंत तन्यता पर किसी अपघट्य पदार्थ की मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायनों की आणविक चालकता तथा ऋणायनों की आणविक चालकता के योग के बराबर होती है। सीधे हम क्या कहेंगे, कोलराउस के नियमानुसार किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायनों की आणविक चालकता तथा ऋणायनों की आणविक चालकता के योग के बराबर होती है। ठीक है, ये जो कोलराउस का नियम। और पूछेगा इसमें कोलराउस का नियम अगर बड़ा पूछ देगा आपसे तो इसका उपयोग लिख दीजिएगा कि कोलराउस के नियम का उपयोग या उपयोगिता या महत्व लिख दीजिएगा। और महत्व में आप क्या लिखेंगे कि इसकी सहायता से या इसके द्वारा, है ना, जो भी वर्ड उपयोग करें, इसकी सहायता से किसी प्रबल विद्युत अपघट्य द्वारा दुर्बल अपघट्यों की मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, यहाँ से तो हम क्या करेंगे, जब प्रश्न पूछा रहेगा, अगर आपसे प्रश्न इससे पूछा रहेगा तो हम क्या करेंगे कि जिसके बारे में पूछा रहेगा, जिसकी चालकता, उसको हम इधर रखेंगे और बाकी इधर क्या करेंगे हम लोग, सबका मान आपको दिया गया रहेगा। तो जितने भी कंपोनेंट आपको दिए रहेंगे सबका मान प्लस करके जोड़ देंगे और बाकी जो लवण होगा जैसे NaCl उसका मान क्या कर देंगे, हम सब में से घटा देंगे, यानी पूरे योग में से घटा देंगे तो हमारा क्या जाएगा, जिसका पूछा रहेगा उसका। आइए हम बढ़ते हैं मोलर चालकता। ये क्या होता है मोलर चालकता, तो यहाँ से देखेंगे हम लोग किसी अपघट्य पदार्थ के विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के एक मोल द्वारा प्राप्त आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। फिर सुनिए आप लोग, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के एक मोल द्वारा प्राप्त आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है, लिख दीजिएगा। इसमें पूछता है विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, तो बताइएगा। विशिष्ट चालकता का मतलब ये होता है कि किसी विद्युत अपघट्य के प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए बढ़िया से, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन के प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। इसे कप्पा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा ना। किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन की प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, देखिए उल्टा है प्रतिरोधकता का ना, बटा में है, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। इसे कप्पा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मानक इलेक्ट्रोड आप लोग पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो में आप जाकर देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में, केमिस्ट्री वाले में। मानक इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं समझा था आप लोगों को यहाँ से, कि मानक परिस्थितियों में जब किसी धातु की छड़ को उस धातु के लवण के विलयन में डुबाते हैं तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है तथा विलयन और छड़ के बीच में विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और हम पढ़ते हैं विद्युत वाहक बल क्या होता है, EMF। इसको ई सेल के नाम से पूछ सकता है, सेल विभव के नाम से पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें होता क्या है कि कोई भी सेल हम लेते हैं तो वह वाहक बल जो एनोड से इलेक्ट्रॉनों को दूर ढकेलता है, ठीक, वह वाहक बल जो एनोड से इलेक्ट्रॉनों को दूर ढकेलता है तथा कैथोड की ओर आकर्षित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। वह वाहक बल जो एनोड से इलेक्ट्रॉनों को दूर ढकेलता है तथा कैथोड पर इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है, उससे विद्युत वाहक बल या EMF कहते हैं या फिर सेल विभव कहते हैं।
तो सेल लोकेशन हम ज्ञात करते हैं, तो ई सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, एनोड पर क्या होता है ऑक्सीकरण और कैथोड पर क्या होता है अपचयन। हम क्या करेंगे, जब भी सवाल हल करेंगे दोनों का ऑप्शन बोलेंगे, देख लीजिएगा प्रश्न हल कराएंगे नोट्स में। विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं तो बताएंगे आप लोग यहाँ से। विद्युत अपघट्य माने कि जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटित हो जाए, यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि किसी पदार्थ की, है ना, यदि किसी पदार्थ की जलीय विलयन में चाहे गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह दो प्रकार के आयनों में टूट जाता है, तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। और यह क्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। यानी कि अगर हम कोई पदार्थ लिए और उसकी गलित अवस्था में चाहे जलीय विलयन में हम धारा प्रवाहित करें और वो दो प्रकार के आवेशित कणों में टूट जाए, तो उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघट्य पदार्थ कहेंगे। और इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन। बाकी आप लोग प्रश्न तैयार करते रहेगा। नेक्स्ट हम लोग लेसन चलते हैं, आप शुरू करते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं अभिक्रिया रासायनिक बलगतिकी को। रासायनिक बलगतिकी में जो 3-4 टॉपिक हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो पूरा लेसन इंपॉर्टेंट रहता है। केमिस्ट्री में कोई सही नहीं होता है, कौन सा प्रश्न कब कहाँ से पूछ देगा, इसलिए आप लोग हर एक टॉपिक को टच करिएगा, लेकिन इन टॉपिक को थोड़ा ज़्यादा टच करिएगा क्योंकि इन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न बनाए गए हैं परीक्षा में। तो पहला हम पढ़ेंगे अभिक्रिया कोटि क्या था, पूछता परीक्षा में कि अभिक्रिया कोटि क्या था, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। और कभी कभी अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर पूछ लेता है, उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले पढ़ते अभिक्रिया कोटि क्या होता है। तो अभिक्रिया कोटि का मतलब ये होता है यहाँ से कि वे अभिक्रियाएँ, चाहे सीधे हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणु की जिस सांद्रता पर निर्भर करता है उसे उस अभिक्रिया की हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। उसे उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। या हम सीधे कह सकते हैं कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। परिभाषा बहुत सारी बन सकती हैं, हम केवल एक या दो परिभाषा याद रखेंगे, वो भी सही, ठीक है। तो अभिक्रिया कोटि हो गया। अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं, तो हम सीधे कह सकते हैं अभिक्रिया की आणविकता में किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अगर अभिक्रिया में केवल एक अणु भाग ले रहा है अभिकारक का, तो हम बोलेंगे एक आणुक अभिक्रिया। अगर उस अभिक्रिया में अभिकारक के 2 अणु भाग ले रहे हैं तो उसे कहेंगे द्विअणुक अभिक्रिया। अगर अभिक्रिया में अभिकारक के 3 अणु भाग ले रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, त्रिअणुक अभिक्रिया। ठीक है, आप समझ चुके होंगे कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अभिक्रिया कोटि किसे कहते हैं, अभिक्रिया कोटि किसे कहते हैं, तो वे अभिक्रियाएँ, जैसे हम कह सकते हैं यहाँ से कि अभिकारक अणुओं की वह सांद्रता या अभिकारक अणुओं की वह सांद्रता जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अगर अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में हम अगर पूछा शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रथम किसे कहते हैं, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणु पर निर्भर नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। नहीं करता मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणु की सांद्रता के, यानी चाहे एक अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग 2 अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणु की, यानी 3 अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है उसे हम क्या कहते हैं, तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं। तो इसके साथ थोड़ा सा याद रखिएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा डिटेल में, ठीक है। तो प्रथम द्वितीय तृतीय कोटि की अभिक्रिया पूछता है और प्रथम कोटि की अभिक्रिया से अर्ध आयु पूछता है परीक्षा में कि अर्ध आयु। तो अर्ध आयु अगर पूछेगा तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे। वेग स्थिरांक का मात्रक आप निकाल लेंगे, चाहे दिया रहेगा। अगर आपसे पूछेगा समय कि किसी पदार्थ की इतनी मात्रा खत्म होने में इतना समय लगता है तो कितने समय में इतनी मात्रा खत्म हो जाएगी, तो इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। जहाँ पर ए क्या है, प्रारंभिक मात्रा है, और a - x क्या है, शेष मात्रा है, माने 10 मिनट बाद अभिक्रिया में जो बचा हुआ भाग रहेगा उसकी मात्रा है। क्वेश्चन हम हल कराएं, इसको देख लीजिएगा, फिर अपना सीरीज से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से औसत दर या औसत वेग किसे कहते हैं, तो किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, औसत दर या औसत वेग कहते हैं। फिर सुनिए आप लोग यहाँ से, किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक एवं
उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? औसत दर या औसत वेग कहते हैं। ठीक है। और पूछेगा से वेग स्थिरांक क्या होता है? तो वेग स्थिरांक उस समय अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब अभिकार की सांद्रता इकाई हो, यानी कि सांद्रता क्या हो? इकाई हो। ठीक है। वेग स्थिरांक का मात्रक पूछता है, तो वेग स्थिरांक को दिखाते किससे हम लोग हैं? के से दिखाते हैं। और वेग स्थिरांक का मात्रक क्या बताया था आप लोगों को? होता है मोल 1 माइनस n होता है ना, लीटर n-1 होता है, और सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है। यहाँ पर जो n है, n क्या रखना है? तो अभिक्रिया की कोटि रखना है, किस कोटि की अभिक्रिया है। अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया तो n का मान 1, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया तो n का मान 2, जहाँ पर n वहाँ पे 2, तृतीय कोटि की अभिक्रिया तो n का मान 3। यानी कि अगर आप पूछ दे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात कीजिए, तो n का मान क्या रख दें? यहाँ पर n के स्थान पर 1 रख देंगे। ठीक है। ऐसे हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहिए, ज़्यादा समय है नहीं, हमारे पास भी नहीं और आपके पास भी नहीं।